आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट इंडिया, जहां पेंशन, ईपीएफओ और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जरूरी खबरों को दावों और आधिकारिक स्थिति के फर्क के साथ आसान भाषा में समझाया जाता है। ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। 22 अगस्त 2026 की इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट में बात देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स की उस मांग की जो लंबे समय से चर्चा के केंद्र में है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग, महंगाई से जुड़ी राहत, हायर पेंशन के लंबित मामले, पुराने दस्तावेजों की परेशानी, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और पेंशन भुगतान से जुड़ी समस्याओं को आज आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन शुरुआत में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, किसी पेंशनर संगठन की मांग, बैठक में रखा गया प्रस्ताव, किसी प्रतिनिधि का बयान और सरकार का अंतिम आदेश अलग अलग चीजें हैं। किसी भी राशि या बदलाव को लागू फैसला तभी माना जाना चाहिए जब संबंधित विभाग की आधिकारिक अधिसूचना या स्पष्ट आदेश सामने आए। सबसे पहले ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन की बात करते हैं। लंबे समय से पेंशनर संगठनों की तरफ से मौजूदा न्यूनतम पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। प्रमुख मांग न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह करने और इसके साथ महंगाई से जुड़ी राहत उपलब्ध कराने की रही है। इसके पीछे पेंशनर्स का तर्क है कि दवाइयों, राशन, बिजली, गैस, यात्रा और दैनिक जरूरतों का खर्च लगातार बढ़ा है। ऐसे में बेहद कम मासिक पेंशन पर बुजुर्ग व्यक्ति के लिए सम्मानजनक जीवन चलाना कठिन हो सकता है। बेहतर चिकित्सा सुविधा की मांग भी इसी कारण महत्वपूर्ण है, क्योंकि बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य पर होने वाला कष्ट काफी बढ़ सकता है। लेकिन यहां सावधानी जरूरी है। सोशल मीडिया पर कई बार 7,500 रुपए प्लस महंगाई राहत को ऐसे दिखाया जाता है जैसे अंतिम आदेश जारी हो चुका हो। ऐसी किसी सूचना पर विश्वास करने से पहले यह जरूर देखें कि क्या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ईपीएफओ या सरकार की तरफ से वास्तव में कोई आधिकारिक आदेश जारी हुआ है। केवल मांग या चर्चा को अंतिम मंजूरी नहीं माना जा सकता। अगर भविष्य में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला आता है तो सिर्फ रकम जानना पर्याप्त नहीं होगा। यह भी देखना होगा कि फैसला कब से लागू होगा, पात्रता क्या होगी, किन पेंशनर्स को लाभ मिलेगा और क्या किसी प्रकार का एरियर या महंगाई से जुड़ी राहत भी शामिल होगी। अब उस समस्या की बात करते हैं जो किसी भी पेंशनर के लिए सबसे अधिक परेशान करने वाली हो सकती है, समय पर पेंशन खाते में न आना। यदि किसी पेंशनर की मासिक राशि निर्धारित समय पर नहीं पहुंचती तो सबसे पहले व्यक्तिगत रिकॉर्ड और बैंक खाते की स्थिति जांचनी चाहिए। भुगतान में देरी के कई संभावित कारण हो सकते हैं। बैंक के वाईसी, पीपीओ रिकॉर्ड, नाम या जन्म तिथि में अंतर, जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति अथवा दूसरे प्रशासनिक कारणों की जांच करनी पड़ सकती है। किसी एक व्यक्ति की पेंशन रोकने का अर्थ यह नहीं है कि पूरे देश के पेंशनर्स की पेंशन रोक दी गई है। सोशल मीडिया पर अगर लाखों पेंशनर्स का भुगतान एक साथ रोकने जैसा कोई दावा दिखाई देता है तो आधिकारिक पुष्टि के बिना उसे निश्चित तथ्य नहीं मानना चाहिए। यदि आपकी पेंशन नहीं आई है तो सबसे पहले बैंक खाता जांचें। इसके बाद पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर से संबंधित जानकारी देखें। यदि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की आवश्यकता लागू होती है तो उसका स्टेटस भी जांचें। रिकॉर्ड में कोई समस्या दिखाई देती है तो अधिकृत माध्यम से उसे ठीक कराने की प्रक्रिया शुरू करें। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिजिटल व्यवस्था से बहुत से बुजुर्गों को सुविधा मिली है, लेकिन कुछ मामलों में फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक सत्यापन में तकनीकी परेशानी हो सकती है। जहां उपलब्ध और लागू हो, फेस ऑथेंटिकेशन जैसी सुविधा उपयोगी विकल्प बन सकती है। यहां एक जरूरी सुरक्षा चेतावनी भी याद रखें। किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड या दूसरी गोपनीय जानकारी कभी ना दें। पेंशन चालू कराने या पेंशन बढ़वाने के नाम पर फोन करके पैसा मांगने वालों से सावधान रहें। अब हायर पेंशन की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के बाद ईपीएस 95 के तहत हायर पेंशन की प्रक्रिया व्यापक चर्चा में रही है। पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए संयुक्त विकल्प, पुराने वेतन रिकॉर्ड, नियोक्ता की जानकारी और योगदान से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाएं सामने आईं। पुराने रिकॉर्ड का मुद्दा बहुत से आवेदकों के लिए चुनौती बना हुआ है। कोई व्यक्ति दशकों पहले जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी आज बंद हो सकती है। ऐसे में वर्षों पुराने सेवा रिकॉर्ड जुटाना आसान नहीं होता। इसी वजह से दस्तावेजों की प्रक्रिया को सरल और व्यावहारिक बनाने की मांग भी उठती रही है। लेकिन हायर पेंशन के हर आवेदन की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। किसी दूसरे व्यक्ति का आवेदन स्वीकार या अस्वीकार होने के आधार पर अपने आवेदन का परिणाम तय नहीं मानना चाहिए।
यदि आपने आवेदन किया है तो उसकी रसीद, उपलब्ध सेवा रिकॉर्ड और ईपीएफओ से प्राप्त संचार सुरक्षित रखें। ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न संगठन समय समय पर ज्ञापन, बैठक, धरना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन जैसे लोकतांत्रिक माध्यम अपनाते रहे हैं। न्यूनतम 7,500 रुपए पेंशन, महंगाई से जुड़ी राहत, बेहतर चिकित्सा सहायता और हायर पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाना प्रमुख मुद्दों में शामिल रहे हैं। यहां भी अंतर समझना जरूरी है। किसी संगठन द्वारा आंदोलन की घोषणा या सरकार को समय सीमा देने से अपने आप सरकारी आदेश लागू नहीं हो जाता। किसी बैठक के बाद प्रतिनिधि द्वारा दिया गया बयान भी अंतिम सरकारी अधिसूचना नहीं होता। इसी तरह संसद में ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा उठना महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन संसद में सवाल उठना, किसी सांसद द्वारा मांग का समर्थन करना और सरकार द्वारा नया नियम लागू करना अलग अलग चरण है। इसलिए अगर खबर आती है कि संसद में 7,500 रुपए पेंशन की मांग उठी है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि 7,500 रुपए मंजूर हो गए हैं। वास्तविक स्थिति के लिए सरकार का लिखित उत्तर, मंत्रालय की अधिसूचना या ईपीएफओ के आधिकारिक निर्देश देखना जरूरी होगा। सोशल मीडिया पर आपको कई बार ऐसी सुर्खियां दिखाई दे सकती हैं। फाइल पर मोहर लग गई, पैसा मंजूर हो गया, भुगतान की तारीख तय हो गई या अगले महीने से बढ़ी हुई पेंशन आएगी। ऐसी खबर देखते ही 4 सवाल पूछिए। आदेश किस विभाग ने जारी किया? आदेश की तारीख क्या है? किन लोगों को लाभ मिलेगा? और लागू होने की तारीख क्या है? इन सवालों का स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता तो उस जानकारी को अंतिम फैसला मानने से बचें। अगर आपको ऐसी खबरों की वास्तविक स्थिति आसान भाषा में समझना उपयोगी लगता है तो सरकारी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि मांग को मांग, प्रस्ताव को प्रस्ताव और लागू आदेश को लागू आदेश के रूप में ही आपके सामने रखा जाए। अब ईपीएस 95 के साथ अक्सर जोड़े जाने वाले ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस को भी संक्षेप में समझ लेते हैं। पुरानी पेंशन योजना, नेशनल पेंशन सिस्टम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ईपीएस 95 अलग अलग व्यवस्थाओं तथा कर्मचारी वर्गों से जुड़े विषय हैं। किसी सरकारी कर्मचारी की पेंशन व्यवस्था में बदलाव अपने आप ईपीएस 95 पेंशनर्स पर लागू नहीं होता। इसी तरह 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स में काफी रुचि है। न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग अलग अनुमान सामने आते हैं, लेकिन अनुमान और अंतिम सिफारिश में फर्क होता है। किसी निश्चित फिटमेंट फैक्टर या न्यूनतम वेतन को तभी अंतिम माना जाना चाहिए जब संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार उसे स्वीकार करके लागू करे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 8वें वेतन आयोग और ईपीएस 95 की 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग को एक ही फैसला न समझें। दोनों के लाभार्थी और नियम अलग हो सकते हैं। डीए और डीआर से संबंधित खबरों में भी यही सावधानी जरूरी है। केंद्रीय कर्मचारियों का डियरनेस अलाउंस और पात्र सरकारी पेंशनर्स का डियरनेस रिलीफ अपनी निर्धारित व्यवस्था के अनुसार चलता है। ईपीएस 95 पेंशनर्स द्वारा मांगी जा रही महंगाई से जुड़ी राहत को बिना आधिकारिक आदेश के उसी व्यवस्था के बराबर नहीं माना जा सकता। अब सवाल है कि एक सामान्य ईपीएस 95 पेंशनर इस समय क्या करे। सबसे पहले अपने जरूरी दस्तावेज व्यवस्थित रखें। पीपीओ रिकॉर्ड, बैंक खाते की जानकारी, उपलब्ध सेवा रिकॉर्ड, हायर पेंशन आवेदन की रसीद और ईपीएफओ से मिले पत्र सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक न करें। दूसरा, अपनी पेंशन का रिकॉर्ड नियमित रूप से देखें। भुगतान नहीं आया है तो बैंक से जानकारी लें और जरूरत पड़ने पर संबंधित ईपीएफओ कार्यालय या आधिकारिक शिकायत निवारण माध्यम का उपयोग करें। शिकायत की संदर्भ संख्या जरूर सुरक्षित रखें। तीसरा, किसी वायरल खबर के आधार पर आर्थिक फैसला न लें। अगर कोई कहता है कि 7,500 रुपए की नई पेंशन पाने के लिए लिंक खोलिए, फीस जमा कीजिए या बैंक को टीपी दीजिए तो सावधान हो जाइए। परिवार के युवा सदस्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यदि घर में कोई बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशनर डिजिटल प्रक्रिया नहीं समझ पाता तो जीवन प्रमाण, आवेदन की स्थिति या रिकॉर्ड व्यवस्थित करने में उसकी सहायता करें। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन का आगे क्या होगा? पेंशनर्स संगठनों की ये मांग महत्वपूर्ण बनी हुई है। सरकार के स्तर पर भविष्य में होने वाली किसी भी आधिकारिक प्रगति पर नजर रखना जरूरी होगा, लेकिन किसी निश्चित भुगतान तारीख या बढ़ी हुई राशि का दावा तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक स्पष्ट सरकारी आदेश सामने न आए।
यदि भविष्य में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला होता है तो हमें यह देखना होगा कि नई राशि कब से लागू होगी, किन लोगों को मिलेगी, पात्रता क्या होगी, क्या महंगाई से जुड़ी राहत शामिल होगी और क्या एरियर का कोई प्रावधान होगा। बेहतर मेडिकल सुविधा की मांग भी बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर भविष्य में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कोई नई स्वास्थ्य सुविधा आती है तो उसके नियम, पात्रता और लाभ की सीमा समझना जरूरी होगा। हायर पेंशन के लंबित मामलों में भी अपने रिकॉर्ड पर नजर रखें। आवेदन अस्वीकार होता है तो उसका कारण पढ़ें और उपलब्ध आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ें। इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि पेंशनर्स की आर्थिक कठिनाइयां वास्तविक हैं और उनकी मांगों पर गंभीर नीति चर्चा जरूरी है। लेकिन इसी संवेदनशीलता के कारण पेंशन से जुड़ी खबरों को जिम्मेदारी से प्रस्तुत करना भी उतना ही जरूरी है। किसी बुजुर्ग को ऐसी उम्मीद नहीं दी जानी चाहिए जिसका अभी कोई आधिकारिक आधार नहीं है। 22 अगस्त 2026 की इस रिपोर्ट में हमने 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग, महंगाई से जुड़ी राहत, मेडिकल सुविधा, हायर पेंशन, पुराने दस्तावेजों की समस्या, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, भुगतान संबंधी परेशानी, संसद में उठने वाले मुद्दों और 8वें वेतन आयोग से जुड़े भ्रम को समझने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में ईपीएस 95 को लेकर कोई वास्तविक सरकारी फैसला सामने आता है तो केवल बड़ी रकम वाली सुर्खियां देखने के बजाय उसकी पात्रता, प्रभावी तारीख और भुगतान प्रक्रिया समझना सबसे महत्वपूर्ण होगा। सरकारी अपडेट इंडिया पर हमारी कोशिश यही रहेगी कि पेंशन, ईपीएफओ और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों में तथ्य और दावे का फर्क स्पष्ट रखा जाए। अगर आप ऐसी अपडेट लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। फिलहाल 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और महंगाई से जुड़ी राहत की मांग पर नजर बनाए रखिए, लेकिन आधिकारिक आदेश से पहले किसी वायरल दावे को अंतिम फैसला मत मानिए। आपकी पेंशन रुकी है तो अपने रिकॉर्ड की जांच कीजिए। हायर पेंशन का आवेदन लंबित है तो दस्तावेज सुरक्षित रखिए और किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैंकिंग जानकारी साझा मत कीजिए। जागरूक रहिए, सत्यापित जानकारी को प्राथमिकता दीजिए और अपने परिवार के बुजुर्ग पेंशनर्स को भी सही जानकारी तक पहुंचने में मदद कीजिए। इसी के साथ आज की यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट यहीं समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।